कल हमने PHP में हेलो का प्रोग्राम देख चुके हैं हम, बराबर। आज हम पहले ओपन कर लेते हैं फोल्डर, जो लास्ट तक हम पहुंचे उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। न्यू लर्नर फोल्डर था हमारा, जिसमें हमने सिंपल एक xy.php फाइल बनाई थी, जिसमें हमने सीखा था कि HTML कोड कैसे लिखते हैं और PHP कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ भी प्रिंट करना है PHP में तो इको का यूज होता है, बराबर। वो चाहे कोई भी वेरिएबल हो या कोई स्टैटिक वर्ड हो, इको का यूज होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा सी, तो सी के टॉपिक हम स्टार्ट करें तो सी का पहला टॉपिक क्या है? डेटा टाइप। तो आज चाहे PHP लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, एंड्रॉयड लैंग्वेज हो, पाइथन, एंगुलर, आयोनिक्स, कुछ भी लैंग्वेज हो, हमारा जैसे कल हमने क्वेश्चंस किया था कि PHP की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसी तरीके से डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें समझ होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात समझो कि किसी ने आपको हेलो प्रिंट करना बोला, तो आप क्या करोगे? इको हेलो। अगर आपको किसी ने बोला 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे? इको हेलो, इको हेलो, इको हेलो। अब इसको अगर रन करना है तो पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे और अगर आपने ऑटो सर्वर स्टार्ट रखा है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। रन करने के लिए लोकल होस्ट न्यू लर्नर, हमारा फोल्डर का नाम क्या था? न्यू लर्नर, और उसके अंदर xy.php। अब ये क्या हो गया? हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया? 1 2 3 4 5 बार। अब आउटपुट मैं आपको डेटा टाइप की बात करूं तो आपको सिंपली कोई भी क्वेश्चंस करेगा कि अगर हेलो का आउटपुट आ रहा है, अगर आप इसको 500 बार प्रिंट करोगे तो 500 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इधर कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहा फिर भी आउटपुट तो आ ही रहा है। अगर आपको कहीं पर भी हेलो जरूरत है, मॉम जरूरत है, पापा जरूरत है, विजय जरूरत है, तो आप अगर डायरेक्टली उस चीज को प्रिंट करोगे तो आउटपुट तो आने वाला ही है। तो आप वेरिएबल का यूज क्यों करोगे? डेटा टाइप का यूज क्यों करोगे? तो क्या वेरिएबल या डेटा टाइप यूज करने से आपको बेनिफिट कितना मिलता है? मैक्सिमम पब्लिक को मैं ये क्वेश्चंस करना चाहूँगा कि डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैक्सिमम पब्लिक का आंसर ये होता है कि डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ी। पर मैंने टाइप ऑफ डेटा टाइप नहीं पूछा है, मैंने ये क्वेश्चंस किया है कि डेटा टाइप टॉपिक की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। डेटा टाइप के टाइप कितने हैं वो तो बात की बात है। तो एक सिंपल सी बात समझो, PHP के अंदर तो डेटा टाइप क्या है? डॉलर। PHP के अंदर डेटा टाइप क्या है? डॉलर। तो मैंने क्या लगा दिया? डॉलर। उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा? ए। अब जो चीज मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? एक वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं प्रिंट क्या करूँगा? उस वेरिएबल को। समझ रहे हो? मैं प्रिंट क्या करूँगा? उस वेरिएबल को। आपने कल की प्रैक्टिस की होगी ऐसा मैं समझता हूँ। ये 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। अब समझ लो कि इसको मैं रन करूँगा तब भी आउटपुट क्या रहेगा? सेम टू सेम। तो अगर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करते फिर भी वो आउटपुट आता है, और वेरिएबल यूज़ करने पे वही आउटपुट आता है। तो वेरिएबल यूज़ करने से बेनिफिट क्या मिलता है? तो कि एक सिंपल सी बात समझो कि जब हमने ये प्रिंट किया था डायरेक्टली
ये हमने जब ये कोड किया था तब कंपाइलर जब इस लाइन को कंपाइल करेगा तो वो HELLOO 5 कैरेक्टर के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा। 9वीं लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से वो क्या करेगा, 5 कैरेक्टर के लिए न्यू मेमोरी बनाएगा। फिर से मतलब जितनी भी बार हेलो प्रिंट होगा उतनी बार वो क्या होगा, 5 कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। आप हेलो कहीं पर भी यूज करोगे तो वो क्या करेगा, हेलो के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट करता जाएगा। अब सोच लो कि जो चीज ऑलरेडी एक बार लिख चुका उसकी बार बार मेमोरी एलोकेट करने की कहाँ जरूरत है। तो मैं क्या कर दूं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं तो क्या होगा, ये 5 कैरेक्टर की एक मेमोरी है, वो कहाँ स्टोर हो गई, $A के अंदर। मतलब एक एड्रेस बन गया ए नाम का। उसके बाद हमें क्या करना है, उस एड्रेस को ही यूज करना है। तो इधर हमें बेनिफिट क्या मिल जाएगा, 5 टाइम मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी और उस मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आंसर बना हमारा डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी। तो कि डेटा टाइप यूज करने से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। हमें कहीं पर भी हेलो की जरूरत होगी तो हम $A को यूज कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि $A के जब $A वेरिएबल हमने लिया है तब हमारे 5 कैरेक्टर की जो मेमोरी बन रही है, जो $A वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, उसी को हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, एग्जीक्यूशन फास्ट हुआ। सेकंड बेनिफिट क्या हुआ, जो डेटा मेमोरी भी रीयूज होती है और डेटा भी रीयूज होता है। मतलब एक सिंपल सी बात समझो कि अब आपको हेलो की जगह हेलो पापा करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे, सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हुआ डेटा टाइप यूज करने का बेनिफिट। अब ये था वेरिएबल। अब आपको पाइथन PHP के अंदर तो डेटा टाइप मतलब डॉलर ही है, फिर भी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि और भी कितने टाइप के डेटा टाइप है सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से टोटल डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंट क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब एक ऐसे डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है उसका। प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर माने उसकी मेमोरी फिक्स होती है। मेमोरी फिक्स होती है मतलब आप कुछ भी वैल्यू लो, उसके रेंज की कोई भी वैल्यू लो, वो क्या करता है, उतनी ही मेमोरी अलोकेट करता है। लाइक प्रिमिटिव टोटल कितने हैं, तो क्या 8। मैं ये स्पीड से समझाऊंगा क्योंकि PHP के अंदर डेटा टाइप है ही नहीं, डॉलर ही डेटा टाइप है, क्योंकि उसके अंदर ही आप न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हो। पॉइंट वाली वैल्यू भी ले सकते हो। कोई भी वैल्यू आपको अगर लेना है, इवन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा तो भी किस में बनेगा, डॉलर। और ये हमारा रहा वेरिएबल। इज इट क्लियर। पर मैं आपको स्पीड में 5 मिनट में सी के डेटा टाइप का ओवरव्यू दूंगा। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। ठीक है। अब इधर मैंने जो 8 टाइप के डेटा टाइप लिए है बराबर, उसके अलावा नॉन प्रिमिटिव कौन सा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। जो प्रिमिटिव है
वो नॉन प्रिमिटिव भी है। ये सब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जो प्रिमिटिव है और जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें से आपको कितने डेटा टाइप याद रखने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। एरे एक्सेट्रा क्लास, जो आप यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हो वो भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बराबर। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंट क्या है। तो प्रिमिटिव प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर देते हैं, नॉन प्रिमिटिव प्री डिफाइंड नहीं है, वो जब हम लेते हैं तब वो मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब कहने का पर्पस क्या है, अगर मैंने स्ट्रिंग लिया और उसके अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर लिखे तो वो 2 कैरेक्टर की ही मेमोरी एलोकेट करेगा, जबकि अगर मैं बाइट के अंदर 10 लूँ, 1 लूँ, 20 लूँ या 120 लूँ, वैल्यू चाहे कोई भी लूँ, वो कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, 1 बाइट। शॉर्ट कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, बुलियन 1 बाइट, कैरेक्टर 2 बाइट। आप जो 16 बोल रहे हो वो बीट है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। तो लॉन्ग कितने बीट हुए, 64। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको क्यों याद रखने हैं, बराबर। बाकी PHP के पूरे फ्रंट एंड साइड के कोडिंग में कहीं पर भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी हमें ये क्यों याद रखने हैं, कंपलसरी याद रखना है। प्रिमिटिव तो कंपलसरी याद रखना है, नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग याद रखोगे और डेट और जो वो बहुत सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। पर प्रिमिटिव तो 8 के 8 आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप जो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग है, उन चारों के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है। इतना तो कंफर्म है कि इन चारों के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। बाद में फ्लोट और डबल के अंदर क्या स्टोर होगा, फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग माने डॉट वैल्यू। बुलियन के अंदर ट्रू या तो फॉल्स स्टोर होता है, और कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। अब कहने का पर्पस क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चंस पूछूं, ये तो आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकली यूज समझाता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू है तो बाइट में भी स्टोर होती है, शॉर्ट में भी होती है, इंटीजर में भी होती है और लॉन्ग में भी होती है। तो 4 डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ेगी, एक डेटा टाइप होता तो नहीं चलता, सिर्फ आप लॉन्ग ही याद रखते तो नहीं चलता, क्यों 4 डेटा टाइप। तो एक ध्यान से समझो, सभी की मेमोरी अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि उन सभी का रेंज अलग है। क्यों रेंज अलग रखा, लॉन्ग के अंदर 8 बाइट है तो लॉन्ग के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो, कितनी भी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो। तो लॉन्ग के अंदर इंटीजर भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है और बाइट भी आ जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ लॉन्ग डेटा टाइप ही याद रखो तो नहीं चलेगा, पर ध्यान से समझो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये सारे डेटा टाइप कहाँ जरूरत पड़ेंगे आपको, जब एक सिंपल सी बात है, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैंने हेलो एक वेरिएबल में स्टोर करके मैं यूज करता हूँ तो वो उसी मेमोरी को यूज करता है। सेम टू सेम समझ लो कि आज इन फ्यूचर में डेटाबेस कनेक्शन करूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो एक ही है,
मेरी जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो तो एक ही होगा। अगर नाम, नंबर, ईमेल डालते हो आप और सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो कहीं पर स्टोर हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो कहीं पे स्टोर होगा, तो जो कहीं पे स्टोर होगा तो उसका वेरिएबल तो एक ही होगा ना, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती होगी। तो जो भी वेरिएबल होगा उसका एक डेटा टाइप होगा ना, क्योंकि डेटा टाइप के बिगड़ तो डेटा स्टोर होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप डेटा स्टोर करोगे तो उधर आपको क्या देना होगा? टाइप, कि आप किस टाइप का डेटा डालोगे। समझ रहे हो? तो लाइक समझ लो कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जब आप MySQL सर्वर यूज करोगे, ठीक है, MySQL यूज करो, पोस्टग्रेस, कल ही मैंने बताया, आप जो यूज करना चाहते हो आपके ऊपर है, पर कोई भी डेटाबेस यूज करोगे उसमें डेटा टाइप तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। तो समझ लो क्या, ये एक टेबल बनाया, तो इधर देखो ये जो कॉलम बना है उसका डेटा टाइप क्या रखा है? इंटीजर। समझ रहे हो? अब मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। समझ लो कि इसमें मुझे कंट्री का टेबल बोला, ध्यान से समझना क्या समझाना चाहता हूं। एक कंट्री का टेबल बनाने को बोला, तो मुझे इधर कॉलम लेना कि कंट्री के फॉर्म, जो भी कंट्री का फॉर्म होगा उसमें आप क्या क्या लोगे, तो कि कंट्री कोड, कंट्री नेम, दो चीज लेना। तो आप कंट्री एक यूनिक आईडी लोगे टेबल के लिए, तो आपने समझ लो कि क्या लिया? कंट्री आईडी, इधर लिया कंट्री कोड, ठीक है, और इधर ले लिया आपने कंट्री नेम। अब कंट्री आईडी ली तो इधर आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा। अब इंटीजर लोगे तो वो कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा? जैसे ही आप पहली कंट्री डालोगे ना, सपोज कि आपने कंट्री कोड डाला IN और कंट्री का नाम डाला इंडिया, सबमिट पर क्लिक किया, तो ये तो ऑटो, आप ऐसा रखोगे इसको ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, प्राइमरी क्या है, वो सब कुछ भूल जाओ, जब आएगा तब समझाऊंगा। पर इस कंट्री आईडी समझ लो कि मैं यूनिक के लिए क्या डालूंगा? 1। समझ लो कि मैं कंट्री आईडी में वैल्यू क्या डालूंगा? 1। तो जैसे ही वो पहली कंट्री स्टोर करेगा तो जो पहली कॉलम है हमारी कंट्री आईडी की, कंट्री आईडी की जो पहली कॉलम है उसके लिए वो कितने बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा? 4 बाइट का करेगा। जब दूसरी कंट्री डालूंगा उसमें 2 स्टोर होगा, उसकी कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 4। तो ऐसी आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू डाल सकते हो? 200। मैक्सिमम कंट्री कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड कितना है? तो इस वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर होगी? 195। तो एक वैल्यू के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? 4। समझ लो कि आप 200 स्टोर करते हो, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 800। 4 इंटू 200, 800 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा। जब इसका डेटा लोड होगा, आप जब व्यू करोगे तो सिर्फ कंट्री आईडी कॉलम के लिए वो कितने बाइट का डेटा लोड कर रहा है? 800 बाइट का। समझ रहे हो? बराबर। इसमें कभी 200 से ज्यादा वैल्यू स्टोर होने वाली है नहीं, मैक्सिमम होगी तो भी कितनी होगी? 2 या 3। समझ रहे हो? आपको जब पता ही है कि इसके अंदर 205 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होने वाली, फिर भी आप इधर आके इंटीजर डेटा टाइप लोगे तो वो सिर्फ कंट्री आईडी के लिए कितने बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा? एक वैल्यू के लिए 4 बाइट, तो 800 बाइट हो गया। तो इसीलिए अगर मतलब आप लॉन्ग ही लेते, मतलब आपके पास अगर एक ही डेटा टाइप होता, क्या? लॉन्ग, तो लॉन्ग कितने बाइट का एलोकेट करता है? 8 बाइट। तो सोच लो कितना हुआ? 1600 बाइट। 1600 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है।
और 1600 बाइट लोड होगा। तो उसलिए उन्होंने क्या किया कि हर जगह अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग लेगा तो इश्यू क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो आप 1 बाइट 2 बाइट तक अलोकेट करो, थोड़ा उससे ज़्यादा चाहिए तो 4 बाइट तक अलोकेट करो, और उससे ज़्यादा चाहिए तो 8 बाइट का यूज़ करो। इसीलिए देखो रेंज डिवाइड कर दी। क्या कर दिया है? रेंज। जो हम फ्रंट एंड में सी में बाइट बोलते हैं ना, C++ कोर जावा में हम जो जिस डेटा टाइप को बाइट बोलते हैं उसी को डेटाबेस की भाषा में क्या बोला जाता है? टाइनी इंटीजर। क्या बोला जाता है? MySQL की भाषा में उसको टाइनी इंटीजर बोला जाता है। उसका रेंज देखो कितना है, -122 127, और अनसाइंड रेंज कितना है? 0 to 255। ठीक है। अब आप जो वैल्यू, अब आप सोचो ध्यान से, आपको सपोज के साइन और अनसाइन के बीच में डिफरेंस नहीं पता, समझ लो, तो आप क्या लोगे? इधर टाइनी इंटीजर नहीं लोगे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है रेंज कितना है? 127 तक ही है, और आपकी कंट्री आईडी कितने तक स्टोर होने वाली है? 200। तो 127 के बाद अगर 128 स्टोर होगा तब एरर देगा ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? स्मॉल इंटीजर। मैं क्या कहना चाहता हूं वो तो समझ आ रहा है ना आपको? बराबर। जब आप डेटाबेस का टेबल बनाओगे, अगर आपको पता है कि इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम इतनी ही वैल्यू स्टोर होने वाली है, तो आप उस हिसाब से अगर डेटा टाइप लोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो नंबर ऑफ मेमोरी जो फालतू वेस्ट होगी वो वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप स्मॉल इंटीजर यूज करोगे तो वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, और आप 32,000 तक कंट्री स्टोर करोगे, 200 नहीं, 32,000 तक आप कंट्री स्टोर करोगे तो भी वो मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा? सिर्फ 2 बाइट पर वैल्यू। फिर भी आपकी 200 कंट्री के हिसाब से सिर्फ 400 बाइट ही एलोकेट होगा, नहीं के 1600। अगर लॉन्ग यूज करोगे तो 1600। उसी तरीके से मीडियम इंटीजर जो फ्रंट एंड साइड नहीं है, सिर्फ डेटाबेस में MySQL प्रोवाइड करता है, उसका रेंज कितना है देख लो, -8 388 6082 + 8 388 607। कहने का पर्पज समझ रहे हो कि बिग इंटीजर यूज करने से 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा, इंटीजर का यूज करने से 4 बाइट। तो आपको समझ आना चाहिए कि आप जब टेबल बना रहे हो, कोई कॉलम ले रहे हो, तो उसमें कौन सा डेटा टाइप यूज करें। इसलिए तो उन्होंने रेंज डिसाइड कर दी, ताकि क्या कि अगर एक ही डेटा टाइप बना था तो छोटी वैल्यू डालो या बड़ी वैल्यू डालो, वो क्या करता? मेमोरी 8 बाइट का ही एलोकेट करता है। इज इट क्लियर? इसमें भी उन्होंने क्या किया है कि जब आपको माइनस और प्लस वैल्यू दोनों डालनी है, अभी जो हम रेंज बोल रहे हैं ना, वो देखो माइनस से प्लस का है, मतलब इसमें -128 से +127 तक स्टोर होगा। पर एक सिंपल सी बात समझो, हमने क्या बताया, कंट्री कितनी स्टोर करनी है? 195। तो उसमें एक भी वैल्यू माइनस आने वाली है? नहीं आने वाली। तो एक भी वैल्यू माइनस में आने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो मैं टाइनी इंटीजर ले लूं, मतलब बाइट ले लूं, और उसको अनसाइंड कर दूं, तो अनसाइंड की रेंज कितनी है? 0 to 255। तो मेरा बाइट में ही काम चल जाएगा, मुझे शॉर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है कंट्री आईडी के लिए। अभी हमने पता है लास्ट में शॉर्ट डिसाइड किया था कि हम स्मॉल इंटीजर लेंगे, पर स्मॉल इंटीजर भी लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि टाइनी इंटीजर में मेरा तो काम हो जाता है, देखो 0 से 255, इसलिए सब में देखो डबल होगा रेंज। मतलब जो माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस में प्लस हो जाता है। सेम टू सेम फ्लोट में भी ऐसा है, डबल में भी ऐसा है। फ्लोट में देखो, आज फ्लोट का रेंज देखो और डबल का रेंज देखो। फ्लोट से डबल का रेंज ज्यादा है, पर सामने ये 4 बाइट, ये 8 बाइट, प्लस सेम टू सेम। अगर आपको पता है कि माइनस में नहीं स्टोर करना है तो आप फ्लोट लेके अनसाइन कर सकते हो, ताकि वो रेंज डबल हो जाए। फ्लोट की रेंज इतनी है कि आप डबल यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बुलियन में ट्रू या तो फॉल्स स्टोर होगा, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। इज इट क्लियर? मैं बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पीएचपी में जरूरत नहीं है, इसलिए। क्लियर? नॉन प्रिमिटिव तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रैपर क्लास है जो जावा के है, छोड़ दो। उसके बाद स्ट्रिंग, तो देखो वैरचर, तो उसमें देखो 0 से 255 कैरेक्टर स्टोर होता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, वेरिएबल लेंथ कितना है, 0 से 65535, समझ रहे हो? इसमें मैक्सिमम जितने लेंथ लोगे, जितने भी प्रिमिटिव थे ना, उसमें लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इधर 10 लिखा इंटीजर लेके, टाइनी इंटीजर लिखकर इधर आप 20 लिखो या 200 लिखो या 5000 लिखो, उसमें स्टोर तो कितनी वैल्यू स्टोर होगी, -127 से +127, समझ रहे हो? और अगर अनसाइन करते हो तो 0 से 255। पर नॉन प्रिमिटिव का ऐसा नहीं है। नॉन प्रिमिटिव लेके वैरचर बने स्ट्रिंग, अगर मैं 20 लेता हूं लेंथ, तो इसमें सिर्फ 20 कैरेक्टर ही स्टोर कर पाऊंगा। मतलब VIJAY ABCDEFG ऐसे 20 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता हूं। जैसे ही आप 21 कैरेक्टर वाला कुछ वर्ड लेके आते हो और इस कॉलम में स्टोर करोगे तो नहीं होगा। देखो सपोज के मैंने पहली चीज तो ये अनसाइन नहीं होता, मैं 20 की जगह 5 ले लेता हूँ। ये मैंने टेबल बनाया, ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, तो इसमें सर 5 कैरेक्टर ही स्टोर करना है, फिर भी चलो मैं इतना बड़ा स्टोर करता हूँ ना। देखो अपने आप क्या होगा, एरर दे रहा है तुरंत ही, समझ रहे हो? कितने कैरेक्टर स्टोर किए उसने, हमने कितने डाले थे, ज्यादा, और वो स्टोर कितना करता है, 5। इज इट क्लियर? नॉन प्रिमिटिव माने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, जितने कैरेक्टर डालोगे वो उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा। बल्कि प्रिमिटिव में उसकी रेंज जितनी डिसाइड है उसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर रेंज से ज्यादा डालोगे तब दिक्कत होगी। वो रेंज वाइज मेमोरी एलोकेट करता है, प्री डिफाइंड मेमोरी है, इसमें जितनी वैल्यू डालोगे उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट होगा। इसमें भी अगर आपने इधर मेमोरी कितनी ले ली, 5 की, पर अगर आप सिर्फ V डालते हो, सिर्फ V, तो वो बाकी 4 कैरेक्टर की मेमोरी वेस्ट जाएगी। इसलिए आपको वैरचर भी सोच समझ के लेना है, उसकी जो लेंथ है वो भी सोच समझ के लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम इतने कैरेक्टर स्टोर हो गए। इज इट क्लियर?
चलो हम वापस इस साइड आ जाते हैं। अब आपको पहली प्रैक्टिस क्या करनी है, ऐसे वेरिएबल लेने हैं, उसको सिंपली प्रिंट करना है, उसके बाद न्यूमेरिक वेरिएबल ले सकते हो आप ऐसे, उसके बाद आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, $u इज इक्वल टू $d इंटू $m। जो भी आउटपुट आएगा किस में स्टोर होगा, u में। इज इट क्लियर? इसको रन कर दो, ठीक है। अगर न्यू लाइन में चाहिए /n लिख सकते हो। तो अब देखो, आप इसको कॉन्केट किससे करोगे, /n तो वो लिख रहा है, ठीक है, मैं br लिख देता हूं, पर मैं आपको वो चीज समझा देता हूं कि अगर मतलब मुझे ये जो आउटपुट है हेलो पापा, समझ लो कि मुझे इसके आगे वेलकम कॉन्केट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल आप ऐसा करोगे, ओके, आप ऐसा करोगे, ओके। पर इसके लिए आपको इको कितनी बार लिखना पड़ा, 2 बार लिखना पड़ा। अगर आपको इसको एक ही साथ लिखना है तो आप ये एक वैल्यू है, ये क्या है, एक वैल्यू, ये भी क्या है, एक वैल्यू। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपको 2 वैल्यू को ज्वाइंट करना है और प्रिंट करना है तो PHP में किसका यूज होता है, डॉट का। किसका यूज होता है, डॉट। डॉट किसका काम करेगा, कॉन्केटिनेशन। इज इट क्लियर? सेम आउटपुट। अगर आपको इसका प्रिंट होने के बाद सीधा न्यू लाइन में आना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, br को कॉन्केट कर सकते हो। HTML की br टैग से क्या हो जाता है, न्यू लाइन में आ जाता है। इधर भी आपको अगर कॉन्केट करना है, योर आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लोटिंग वैल्यू है, इधर मैं दिखा देता हूं, अगर PHP के अंदर एक का एक वेरिएबल आप दूसरी बार यूज करोगे तो एरर नहीं आएगा। सेम चीज अगर C या जावा या C++ में मैं करता तो इंटीजर i इज इक्वल टू 10 ले लिया, उसके बाद मैं वापस से इंटीजर i नहीं लिख सकता। समझ आ रहा है आपको? अब PHP के अंदर प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन भी यूज होता है। क्या? प्रिंट। अगर $echo में डाल दूं तो वो प्रिंट हो जाएगा। हो गया? इधर मैं कॉन्केट कर दूं तो कॉन्केट हो गया, ठीक है। तो इको और प्रिंट में डिफरेंट क्या है, इको से भी प्रिंट होता है, ये पूरी चीज अगर मैं प्रिंट में डाल दूं सेम आउटपुट, देन इको एंड प्रिंट व्हाट इज द डिफरेंट, इको और प्रिंट में क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट ये है, इको कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए आप
सपोज कि आपने कोई दो वेरिएबल लिए है, एक ए लिया और एक दूसरा लिया, ठीक है। अगर आप इधर $A, $B लिखोगे, मैं /n इधर मैन्युअली कर देता हूँ, कॉन्केट करके भी कर सकता हूँ, इज इट, ठीक है। पर देखो हेलो पापा विजय आ गया, मतलब कॉन्केट किससे किया मैंने, कॉमा से, दो स्ट्रिंग, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कॉमा लिखा तो दोनों कॉन्केट हो गई, ठीक है। वो इको में पॉसिबल है। यही चीज मैं अगर प्रिंट में करूंगा तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है और फंक्शन में कितनी आर्ग्यूमेंट लेगा वो एट अ टाइम, एक ही। इधर तो मैं चाहे कितने भी, आ गया यार 16वीं लाइन में, समझ रहे हो। बाकी यही चीज अगर मुझे इधर तीसरा भी वेरिएबल लेना है तो मैं बिंदास ले सकता हूँ, जितने वेरिएबल लेने हैं मैं ले सकता हूँ। कॉन्केट कैसे करता है, कॉमा क्या है, इज इट क्लियर, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लियर। अब हम एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का देख लेते हैं, साथ ही साथ इको और प्रिंट के बीच में डिफरेंस देखा, और साथ ही साथ सीखते हैं इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकली देखेंगे। अब समझ लो कि मैंने इधर कोई वेरिएबल लिया, a इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। ध्यान से समझने लायक जैसी चीज है। मैंने इधर एक वेरिएबल लिया हेलो, इस वेरिएबल को मुझे दूसरी फाइल में यूज करना है, इधर मुझे उसको प्रिंट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इको योर नेम इज इक्वल टू डॉट, अगर मैं ए लिखूंगा और us.php रन करूंगा तो आएगा आउटपुट, नहीं आएगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि ये जो a नाम का वेरिएबल है वो लिया कहाँ है, zy.php फाइल में, हमें चाहिए कहाँ, us.php में। तो zy.php फाइल का जो वेरिएबल है वो us.php वेरिएबल में कैसे मिलेगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस फाइल को इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड का मतलब क्या, सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट, मतलब हुआ क्या, ये जो वेरिएबल, ये जो कोड लिखा है वो पूरा किधर आ गया, इधर आ गया। तो अब तो ये वेरिएबल लिया हुआ है, तो अब तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो, इंक्लूड का मतलब समझ आया। तो आपने देखा होगा कि लोग इंक्लूड भी यूज करते हैं और इंक्लूड वंस भी यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, इंक्लूड और इंक्लूड वंस में, प्रैक्टिकली देखते हैं। इको $a किया मैंने, ठीक है। मैं इससे भी एक अच्छी चीज समझाता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। वेलकम लिया मैंने, इधर मैंने इंक्लूड किया, HN टेक्नो लिखा मैंने, वेलकम HN टेक्नो आ गया। अगर ZY फाइल रन करूंगा तो वेलकम आएगा, US रन करूंगा तो वेलकम HN टेक्नो आएगा। अब मैं एक तीसरी फाइल बनाता हूँ,
उसके अंदर दोनों को इंक्लूड करता हूँ। zy.php us.php और इधर आउटपुट है हाय हाउ आर यू। अब देखो इधर मैंने कौन सी फाइल इंक्लूड की, zy, तो zy का आउटपुट आएगा। दूसरी कौन सी फाइल यूज की, us, तो us का पूरा आउटपुट आएगा। देखो ध्यान से समझो, आप समझ पाओगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वेलकम कितनी बार आया, क्योंकि पहली बार इसके कारण आया और दूसरी बार इधर ऑलरेडी ये इंक्लूड है इसके कारण आया। अब हम याद तो नहीं रखने वाले ना, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसी मिस्टेक हमसे कई बार हो सकती है। हम याद नहीं रख सकते कि मैंने ये फाइल ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर दी थी तो मैं वापस इधर इंक्लूड ना करूं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो एक ही बार आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है ही। इज इट क्लियर? पर गलती से गलती हो जाती है, बराबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो इसके लिए इंक्लूड वंस आया कि आप कहीं पर भी कोई भी फाइल इंक्लूड करो तो क्या यूज करो, इंक्लूड वंस। तो वो क्या करेगा, एक फाइल के अंदर जो भी फाइल आप इंक्लूड कर रहे हो उसको कितनी बार इंक्लूड करेगा, एक बार। अगर एक बार zy इस पेज में xdiv.php पेज में अगर एक बार zy.php इंक्लूड हो गई तो अगर आप us.php इंक्लूड करते हो, समझ रहे हो, तो उसके अंदर ये जो इंक्लूड हुई और ऑलरेडी इधर हो चुकी है तो दो बार नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इंक्लूड और इंक्लूड वंस के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया? ओके। अब हम समझते हैं रिक्वायर और रिक्वायर वंस में के बीच में डिफरेंस क्या है। सेम चीज, कॉपी, चलो zy को तो ऐसे ही रखता हूं मैं। इधर मैं इंक्लूड वंस की जगह रिक्वायर लिख देता हूं। zy.php को मैंने क्या लिखा इधर, रिक्वायर। अब मैं req फाइल को रन करता हूं तो आप बोलोगे ये तो इंक्लूड में भी होता था, तो मैं भी बोलता हूँ ये इंक्लूड में भी होता था। तो इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या है अभी पता नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। ये सेम चीज इंक्लूड, सेम टू सेम चीज इंक्लूड। अगर मैं दूसरी फाइल बनाऊं red.php, सेम चीज इधर। अगर मैं रिक्वायर कर रहा हूं तो जो इंक्लूड में हुआ था क्या कि दो बार इंक्लूड होती थी ना, वही चीज इधर भी होगी। red.php क्यों भाई, zy.php us.php, us नहीं, अब req आएगा। सॉरी बाय मिस्टेक गलती हो गई थी। इन दोनों को तो मैं अब बंद ही कर दूं ना, इसको और इसको लेना देना। तो पता है इंक्लूड में दो बार इंक्लूड कर देता था, तो देखो रिक्वायर में भी दो बार इंक्लूड हो जाता है। तो इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या, इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या, तो देखो मैं वापस से उन फाइलों को ओपन करता हूं। अगर इंक्लूड में गलती से भी फाइल इंक्लूड करने में स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाती है, इंक्लूड में अगर इंक्लूड करते टाइम फाइल का नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो क्या करता है,
उस लाइन में वार्निंग देता है, और हमारा आगे का कंटिन्यू रहा आउटपुट, मतलब ये आउटपुट आया हमारा, मतलब उसने क्या किया, उस फाइल के इग्नोर कर दिया। अगर वो फाइल नहीं मिल रही है तो वो देखो एरर नहीं दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। इट्स नॉट एरर, इज इट अ वार्निंग? ये वार्निंग देगा, पर जो आगे का पेज होगा, मतलब इधर पूरा जितना बनाया होगा आपने 500 1000 जहाँ जितना भी, वो सब कुछ आउटपुट देगा। समझ रहे हो? पर यही चीज आप रिक्वायर में करोगे, क्या दे देता है? फाटल एरर। इंक्लूड और रिक्वायर दोनों सेम है, दोनों ही जितनी बार इंक्लूड करोगे उतनी बार इंक्लूड होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इंक्लूड में स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो आगे कंटिन्यू करता है वार्निंग देके, और रिक्वायर में वो फाटल एरर देके वहीं टर्मिनेट हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। सेम चीज जो इंक्लूड था उसका सॉल्यूशंस तो क्या हो जाएगा? इंक्लूड जो इंक्लूड वंस था, सेम चीज क्या हो गया? रिक्वायर वंस। मतलब मैं अगर आरईडी में दो बार इंक्लूड हुआ था ना, अगर मैंने अकेला रिक्वायर यूज किया था तो कितनी बार इंक्लूड हुआ था? 2 बार। अब कितनी बार हो रहा है? 1 बार। तो जो इंक्लूड वंस काम करता है वो रिक्वायर वंस करता है, जो इंक्लूड करता है वो रिक्वायर करता है। बस दोनों में डिफरेंट इतना है कि इंक्लूड और इंक्लूड वंस में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो आगे कंटिन्यू होता है, रिक्वायर और रिक्वायर वंस में टर्मिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? डेटा टाइप प्रिमिटिव वाले क्लियर, डेटाबेस में कैसे डेटा टाइप लेंगे वो क्लियर। बाकी के डेटा टाइप भी डेटाबेस में है, लॉग, इनम, सेट, जैसन, बहुत सारे डेटा टाइप है, पर हम जब डेटाबेस पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा मैं। और फिलहाल के लिए जो काम के थे वो मैं ऑलरेडी समझा चुका, इंक्लूड वंस के रिगार्डिंग टॉपिक में समझा चुका। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एरे के साथ। अब हमने एक वेरिएबल लेना सीखा है, एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना सीखा है और उसका यूज करना सीखा है। मतलब अब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखा, उसको यूज कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सम कैसे करते हैं, कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं, इको प्रिंट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ देखा। अब हम क्या सीखेंगे, एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, तो उसके लिए आएगा हमारा एरे। ठीक है? इज इट क्लियर? थैंक यू। जय श्री कृष्ण।